यहाँ तक की बातें थी बेसिक्स की हमारे। नाउ लेट्स स्टार्ट बच्चों, आज का हमारा जो मेन एक्ट हमें स्टार्ट करना था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेट्स स्टार्ट बच्चों, हमारा पहला एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, आप लोग फटाफट अपने नोटबुक्स पेन निकाल लो और यहाँ से सब कुछ आपको मेरे साथ नोट करते हुए चलना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, आ जाओ बच्चों। पहले इसके बारे में थोड़ी बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। दो बातें आपको लिखवानी है, सब कुछ नोट करते हुए चलना। दो बातें क्या है सर, बताओ। हाँ, ध्यान से सुनो बच्चों। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बहुत ही प्राउड फील होता है जब मैं लिखता हूँ अब एप्लीकेबल है टू whole of India. I'm very proud to pen down this. Applicable to whole of India, including. सर पहले यहाँ पे एक्सक्लूडिंग पढ़ना पड़ता था, जब मैंने अपनी क्लासेस करी थी बच्चों हर जगह था एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग हटती थी वो चीज़। इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता है। अच्छा, कब से लगना चालू हुआ था ये भी देखो। एप्लीकेबल बच्चों ये लगना चालू हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 1932। मैंने याद करो आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि भैया हर एक एक्ट की क्या निकलती है, एक इनएक्टमेंट डेट निकलती है। क्या निकलती है? एक इनएक्टमेंट डेट निकलती है। तो इसकी भी इनएक्टमेंट डेट है। क्या है वो इनएक्टमेंट डेट? ठीक है ना, इसकी भी इनएक्टमेंट डेट है। क्या है वो इनएक्टमेंट डेट? इसकी इनएक्टमेंट डेट है क्या? 1 अक्टूबर 1932। यानी कि 1932, 1 अक्टूबर 1932 से ये एक्ट लगना क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। 1 अक्टूबर 1932 से ये एक्ट लगना क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। हेडिंग डालते हैं बच्चों डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। हेडिंग डालते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। सर डेफिनेशन ऑफ सीधा पार्टनरशिप क्यों कह रहे हो? आपने अभी इंडियन वर्ड की डेफिनेशन नहीं बताई। आपने अभी इंडियन वर्ड की डेफिनेशन तो बताई नहीं। इंडियन वर्ड की डेफिनेशन के साथ साथ आपने हमें एक्ट की डेफिनेशन नहीं बताई। अरे भाई, इंडियन वर्ड का मतलब क्या है? कहाँ कहाँ लागू होता है, तभी तो वो इंडियन वर्ड है। पार्टनरशिप का मतलब बता रहा हूँ, एक्ट बनाना पहले सिखा दिया। 1932 का मतलब ऑलरेडी पता चल गया क्योंकि 1 अक्टूबर 1932 से लगना चालू हुआ था, तो सब कुछ तो आपको पता लग गया। तो अब पार्टनरशिप रह गया था। पार्टनरशिप की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो लिखो पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है लिखना बच्चों ध्यान से। जिस पैटर्न में मैं डेफिनेशन लिखूंगा उसी पैटर्न में आप लिखोगे। जिस पैटर्न में मैं लिखूंगा उसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो बच्चों डेफिनेशन लिखते लिखते ही लर्न हो जाएगी, अदरवाइज रटते रहना घर बैठे। जिस पैटर्न में मैं लिख रहा हूँ उसी पैटर्न में आपको लिखनी है। तो लिखो, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन, इट इज अ रिलेशन between two or more persons. It is a relation between two or more persons who have agreed to share, who have agreed to share profits, who have agreed to share profits of a business, who have agreed to share profits of a business, who have agreed to share profits of a business
who have agreed to share profits of a business carried by all or any of them acting for all. Any of them. बच्चों मैं इस डेफिनेशन को मॉड्यूल से उठाकर भी कॉपी कर सकता था, बट मैं कह रहा हूं हर एक चीज जैसे मैं लिख रहा हूं आपको भी लिखनी है। लिखोगे तभी चीजें समझ आएंगी, ठीक है ना। समझना। लिख लिया आप लोगों ने? समझाना स्टार्ट करूं? स्टार्ट करें? समझो सर, पार्टनरशिप एक रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है सर? एक रिलेशन है। सर रिलेशन? कैसा रिलेशन सर? समझो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बेसिक पढ़ा होगा, मैं फिर कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। याद करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है, यानी कि सर क्या पार्टनरशिप भी एक कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, यही तो आपको बताना चाह रहा था तब से। सर पार्टनरशिप भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, तभी तो बोला रिलेशन। जबकि अगर मैं इसकी जगह कॉन्ट्रैक्ट लिख दूं तो क्या गलत हो जाएगा? नो, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सर क्या मैं कह सकता हूं, बोलो, सुनना ध्यान से सुनना, क्या मैं कह सकता हूं कि पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगेगा? यस और नो? यस सर, क्योंकि सर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगेगा। यस। तो सर अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी। तो क्या पार्टनरशिप भी ओरल और रिटन दोनों हो सकती है? यस। जब कॉन्ट्रैक्ट ओरल और रिटन हो सकता है और पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है तो पार्टनरशिप कैन बी ओरल और रिटन एज वेल। ठीक है बच्चों। सर इट इज अ रिलेशन, ये तो हमें समझ आ गया, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है ओरल या रिटन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग। सर एक क्यों नहीं? अरे भाई एक पार्टनरशिप कैसे बनाएगा? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? मिनिमम कितने लोग चाहिए? दो। सर मोर पर्सन बता दो। हाँ बच्चों, मोर पर्सन मैक्सिमम हो सकते हैं 50। सर नहीं, हमने तो कहीं बहुत पुराना पढ़ा है बैंकिंग बिजनेस में 10 और नॉन बैंकिंग बिजनेस में 20। अरे बच्चों वो लिमिट बहुत पहले खत्म हो गई। आज के टाइम में लिमिट है मैक्सिमम कितने? 50, चाहे वो बिजनेस कैसा हो, बैंकिंग, चाहे वो बिजनेस कैसा हो, नॉन बैंकिंग। तो क्या सर मैं ये कह सकता हूं कि बैंकिंग और नॉन बैंकिंग से आज के टाइम में कोई लेना देना ही नहीं है? 50 की लिमिट है, हम बैंकिंग नॉन बैंकिंग पढ़े ही क्यों? मत पढ़ो ना, आपसे कौन कह रहा है पढ़ने के लिए। बट बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 100 बार डाउट्स पूछते हैं, इसलिए मैंने बता दिया कि आप 50 मान लो, बैंकिंग हो नॉन बैंकिंग, पेपर में बैंकिंग नॉन बैंकिंग सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देगा। ठीक है सर, आगे पढ़ाओ। ये एक रिलेशन है, ये समझ आ गया। बिटवीन टू और मोर पर्सन मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, ये समझ आ गया। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, सर ये समझ तो आ गया बट कंफ्यूज भी हो गए। क्यों सर? सिर्फ प्रॉफिट्स क्यों, लॉस भी तो शेयर करेंगे। हाँ बच्चों, लॉस भी तो शेयर करते हैं पार्टनर्स। बोलो यस और नो, क्या पार्टनर्स लॉस शेयर नहीं करते? यस। सर तो आपने सिर्फ प्रॉफिट्स क्यों लिखा, आप लॉस भी लिखो। नहीं बच्चों, प्रॉफिट्स लिखने के दो वजह हैं, वजह समझना। बच्चों आगे चल के आपको कई ऐसे पार्टनर्स पढ़ाऊंगा जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस शेयर नहीं करेंगे। यानी कि वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे और अगर मैं यहाँ पे लॉस भी डाल देता तो वो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? पहली चीज़ कि सर कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट्स लिखा। दूसरा, सर हम लॉस शेयर करेंगे, वो ड्यूटी है, बट हम क्या पार्टनरशिप लॉस शेयर करने के लिए बना रहे हैं? नो, हम ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं सर, हम आशावादी लोग हैं, हम चाहते हैं प्रॉफिट हो, इसलिए टू शेयर प्रॉफिट से लिखा, लॉस नहीं लिखा। क्या बात समझ में आई? दो रीजन, कुछ ऐसे पार्टनर्स हैं जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, दूसरा हम आशावादी लोग हैं, ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, हम चाहते हैं प्रॉफिट्स हो, इसलिए हम लॉस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, आपने ऑफ अ बिजनेस अलग क्यों लिखा, यहीं लिख देते। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ऑफ अ बिजनेस। बच्चों रूल कहता है
रूल कहता है नो बिजनेस, अगर बिजनेस नहीं है, रूल कहता है नो बिजनेस, अगर बिजनेस नहीं है तो सर पार्टनरशिप भी नहीं है। इसलिए मैंने इस टर्म को अलग लिखा। रूल क्या कहता है? अगर बिजनेस नहीं है, रूल क्या कहता है? अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं है, तो पार्टनरशिप भी नहीं है। समझना इस बात को, तभी मैंने इसे अलग लिखा है। क्या बात समझ में आती है? अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। दो लोग बिना बिजनेस के भी प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। इसका भी एग्जांपल सुनना चाहोगे? सुनो। मैं रास्ते से जा रहा था, एक फ्रेंड मिला, मेरे से कहता अमन भाई कैसे हो? मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैं कहा तू कुछ परेशान लग रहा है, बता। कहता अमन भाई क्या हुआ, मैंने एक प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, मुझे उम्मीद थी उस प्रॉपर्टी का रेट फ्यूचर में बढ़ेगा तो 6 महीने बाद बेच दूंगा, बट लगा तो दिया और पैसा पड़ गया अब कम। मैंने कहा कितने रुपए कम पड़ गए? कहता अमन भाई 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ रुपए कम पड़ गया। मैंने कहा अच्छा तेरा फ्यूचर प्लान क्या है? कहता अमन भाई मुझे पूरी उम्मीद है ये प्रॉपर्टी 6 महीने बाद या 1 साल बाद 6 करोड़ की हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने स्टडी करी, मुझे भी पता लगा यस। मैंने कहा अच्छा चल मैं तुझे 2 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ, बस शर्त ये 1 साल बाद जो मुनाफा होगा उसमें से मैं भी हिस्सा लूँगा। 3 करोड़ तूने लगाए, 2 करोड़ मैंने, 60% तेरा, 40% मेरा। बोल मंजूर है तो 2 करोड़ दूँ? उसने कहा जी दे दो। मैंने 2 करोड़ लगाए। 1 साल बाद उसके कहे मुताबिक प्रॉपर्टी 6 करोड़ की बिकी। 1 करोड़ का फ़ायदे में उसने पैसा कमाया 30%, मैंने कमाया 20%। सॉरी उसने 60%, मैंने 40%। बताओ क्या हम दोनों की ट्रांजैक्शन में पार्टनरशिप मानी जा सकती है? अगर आप कह रहे हो यस तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। नहीं, दिस इज़ नॉट पार्टनरशिप। क्यों? सर बिजनेस नहीं था, सर बिजनेस नहीं था, और बिजनेस नहीं तो पार्टनरशिप नहीं। ये बात याद रखना, आगे इसके और भी एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा। तो इस डेफिनेशन को फिर से एक बार पढ़ो, क्योंकि अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आने वाला हूं। फिर पढ़ो। इट इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स क्यों लिखा बता दिया, ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस जरूरी है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर इसका क्या मतलब है? समझो इसका मतलब क्या है। सर इसका मतलब है इसका मतलब है सर म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब क्या है बच्चों? म्यूचुअल एजेंसी। सर ये म्यूचुअल एजेंसी ही तो आज तक समझ ही नहीं आई, आपने फिर इस म्यूचुअल एजेंसी का पंगा डाल दिया। मैं समझाऊंगा बच्चों, समझो म्यूचुअल एजेंसी को। ये आज थोड़ा सा स्क्रॉल बार डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। आप लोग डेफिनेशन लिख लो एक बार, 30 सेकंड्स का आपको टाइम देता हूँ। आप ये डेफिनेशन लिख लो, जो जो चीज़ें मैंने लिखवाई हैं आप ऐसे ही नोट करो, ठीक है ना? फिर म्यूचुअल एजेंसी का नीचे एग्जाम्पल समझाऊंगा, स्क्रॉल बार से नीचे आ जाऊंगा। फिर मैं एक बार 30 सेकंड दे रहा हूँ, इसे लिख लो। आई गेस सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप नोट डाउन कर लेना आराम से, ठीक है ना? चलो ऊपर आ जाओ। आप समझो म्यूचुअल एजेंसी क्या है। पहले इन 2 लाइनों को पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार। अगर आपकी थोड़ी सी भी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आपको ये 2 लाइनें पढ़ के ही समझ आ जाएंगी। आप समझो इन्हें, समझो, बार बार कह रहा हूँ। Who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। फिर पढ़ो, carried on by all or any of them acting for all। फिर पढ़ो, carried on by all or any of them acting for all। समझना, समझना। कैरिड ऑन बाय ऑल, एक पार्टनरशिप में सर 3 पार्टनर्स हैं, और सर तीनों ही एक्टिव पार्टनर हैं, यानी तीनों ही क्या करते हैं? काम करते हैं। सर मान लो ए देखता है मार्केटिंग, मार्केट जाता है ऑर्डर लेके आता है, तो सर जब ए मार्केट जाके काम कर रहा है ना, और मान लो इनकी फर्म का नाम भी रख देता हूं ABC एंड कंपनी। सर जब मार्केट जाके ए काम कर रहा है ना, ए जाके ऑर्डर ला रहा है,
तो ए एक तरह से फर्म का एजेंट है और बाकी बची फर्म और ये दोनों पार्टनर्स क्या है? प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल। बी और सी क्या है? प्रिंसिपल। यानी ए बी सी कह लो, मतलब आप सुनो ना, फर्म में तो तीनों आ गए, फर्म में तो तीनों आ गए, और बी और सी इंडिविजुअली। चाहे इंडिविजुअली की बात कर लो सर, चाहे इनके इकट्ठे बात कर लो, जो पर्सन काम कर रहा है वो एजेंट, बाकी बची हुई पूरी की पूरी फर्म कलेक्टिवली और इंडिविजुअल पार्टनर्स आर उसके प्रिंसिपल। और हम सब सर एजेंट प्रिंसिपल के रिलेशन को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एजेंट के हर काम के लिए लायबल कौन? प्रिंसिपल। एजेंट मान लो मार्केटिंग करते हुए कोई ऑर्डर ले आया, उस ऑर्डर को पूरा करने की लायबिलिटी किसकी? फर्म की। और वाइस वर्सा, प्रिंसिपल का हर ऑर्डर मानेगा कौन? एजेंट। हर ऑर्डर मानेगा कौन? एजेंट। अगर ये लोग कह रहे हैं भैया तू ऑर्डर सिर्फ 1 लाख रुपए तक का लेगा, तो इसको 1 लाख रुपए तक का ही लेना है, मतलब हर ऑर्डर फॉलो करना है किसका? अपने प्रिंसिपल का। अब दूसरा समझो, मैंने तो ये कैरिड ऑन बाय ऑल बता दिया जो कि सब काम कर रहे हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ऐसा भी हो सकता है। फिर से देखना, इसी एग्जांपल को बताता हूं। ए, अरे यार क्या हो रहा है, ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। ए बी और सी क्या है? तीन पार्टनर्स हैं। अरे यार बच्चों, ये आज हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं बच्चों। ए और बी तो एक्टिव हैं, मतलब काम करते हैं, और सी कैसा है? डॉर्मेंट, मतलब स्लीपिंग पार्टनर। आप सब जानते ही हो, फर्म का नाम वही सेम रख देते हैं, ए बी सी एंड कंपनी। तो बताना, क्या मैं यहां पे ये नहीं कह सकता कि ए एंड बी आर वर्किंग फॉर ऑल? वर्किंग कह लो या एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए काम करते हैं, आर एक्टिंग फॉर ऑल। यस, क्या मैं ये नहीं कह सकता? यस सर, आप ये कह सकते हो। यहां पे ए बी सी सबके लिए काम कर रहे हैं, मतलब जब ए काम कर रहा है तो वो अपने लिए भी, बी के लिए भी और सी के लिए भी। जब यहाँ पे ए और बी काम कर रहे हैं, या ए काम कर रहा है, वो बी के लिए भी, सी के लिए भी और अपने लिए भी। यानी कि ऐसी म्यूचुअल एजेंसी, या फिर ऐसे कह लो ऐसा रिलेशन, जहां पे हर कोई काम कर रहा हो सकता है, या कोई एक भी सबके लिए काम कर रहा हो सकता है। और जब वो एक सबके लिए काम करेगा, मान लो यहाँ पे बी मार्केट से ऑर्डर लेने जा रहा है, तो सर ये कहलाएगा एजेंट। किसका? सुनना, किस किसका सर? कलेक्टिवली फर्म का एजेंट, तो फर्म कहलाएगी उसकी प्रिंसिपल। इंडिविजुअली सी का एजेंट, इंडिविजुअली ए का एजेंट, यानी इंडिविजुअल पार्टनर्स का भी एजेंट और फर्म का भी एजेंट। इसी रिलेशन को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बात समझ में आती है? फटाफट इसे नोट डाउन करो, फिर आगे चलें। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इसको आगे आपको फिर समझाऊंगा एक बार, कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है वेयर एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म। मैं आगे लिखवाऊंगा आपको, अभी सिर्फ पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखवाइए, सिर्फ थोड़ा सा समझाए। म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर पूरा टॉपिक समझाऊंगा कि एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म। जब वो पार्टनर खुद काम कर रहा है तो वो एजेंट है, और बाकी फर्म और पार्टनर्स प्रिंसिपल। और जब उसके लिए, जैसे कि बी और सी के लिए कौन ऑर्डर लेने गया था? ए ऑर्डर लेने गया था, तो मैं खुद प्रिंसिपल हूं, वो मेरा एजेंट है। यानी कि मैं एजेंट भी हूं जब मैं खुद काम कर रहा हूं, मैं प्रिंसिपल हूं जब लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, मतलब मेरे दूसरे पार्टनर्स मेरे लिए काम कर रहे हैं। इसी रिलेशन को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? हम एक दूसरे के एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। कर लिया आपने ये नोट डाउन? चलें आगे।
क्या आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? चलें आगे। चलो बच्चों आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, चलो। चलो आगे चलें बच्चों। अब हमें बच्चों, वैसे तो मैंने आपको ये चीज़ें डेफिनेशन में ही बता दी हैं, बट कई बार ना पेपर में ऐसा आया और बच्चे कंफ्यूज हो गए। एक पेपर में क्वेश्चन आया बच्चों, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। बच्चे इस क्वेश्चन में पेपर आया, व्हाट आर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए कि सर असेंशियल एलिमेंट्स तो कभी पढ़ाए नहीं। अभी बता दे रहा हूँ, आप बाद में कंफ्यूज हो जाओ। बच्चों असेंशियल एलिमेंट्स सारे के सारे वही हैं जो डेफिनेशन में दे दिए, सारे के सारे वही हैं जो कहाँ दे दिए, डेफिनेशन में दे दिए। सर एक बार फिर भी रिवाइज करवा दो। हाँ, कि भैया पार्टनरशिप क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट, पहला असेंशियल एलिमेंट। सर पार्टनरशिप कितने लोगों के बीच में होती है, 2 और मोर पर्सन्स, ये दूसरा असेंशियल एलिमेंट। बच्चे कंफ्यूज हो गए भाई, लिख नहीं पाए इस चीज को। क्या होना जरूरी है, आपको अभी बताया था, बिजनेस नहीं तो पार्टनरशिप नहीं। क्या होना जरूरी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। क्या होना जरूरी है, सर लास्ट आपने बताया इतनी बड़ी लाइन लिखने की जगह उस कॉन्सेप्ट को क्या लिख दो, म्यूचुअल एजेंसी। क्या सर आप इतना सा काम नहीं कर सकते, क्या आप इतना सा टॉपिक नहीं पढ़ सकते? यस सर, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप 3 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आया और बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। अरे डेफिनेशन लर्न कर लो, ये सब चीज़ें लर्न हो गई। क्या बात समझ में आती है? हाँ, इनके बारे में अब एक एक दो दो बातें जरूर लिख लेते हैं, आओ, ताकि पेपर में हमें समझ आए कि हमें बातें लिखनी क्या क्या है। एक एक बात जरूर लिख लेते हैं, ठीक है ना? आ जाओ, पहला हेडिंग डाल लेते हैं एक बार, हम क्या पढ़ रहे हैं, असेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। असेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लेते हैं एक बार, समझना। सबसे पहला असेंशियल बताया आपको, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही होना चाहिए, तो मैंने पहले बता दिया। इट कैन बी ओरल और इन राइटिंग बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई वो इस बात से कंफ्यूज होंगे कि सर राइटिंग तो समझ आ गया, ओरल कॉन्ट्रैक्ट कैसे पार्टनरशिप बना सकता है? तो समझो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ओरल बनाया जा सकता है, बट प्रोवाइडेड दैट, दिक्कत क्या होगी, अगर कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, तो जब हम कोर्ट में जाएंगे तो ओरल बातों को प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही अगर वो चीज़ राइटिंग में होती तो हम इजीली प्रूफ कर देते, यहाँ दिक्कत आ जाएगी सर। तो इसलिए बेटर है राइटिंग में लिखो, बट अगर ओरल में भी लिखोगे तो उसे वैलिड माना जाएगा। हाँ, अगर कोर्ट में प्रूफ कर दिया तो बहुत अच्छे, नहीं प्रूफ कर पाए तो नहीं कर पाए, भाई क्या कर सकते हैं। आप तो जानते ही हो हमारा लॉ क्या कहता है, हमारे देश का लॉ कहता है जो चीज़ कोर्ट में प्रूफ करी जा सके वही सच है। आप प्रूफ कर दो अमन सर का नाम ऋतिक रोशन है, कोर्ट ऋतिक रोशन मान लेगा। सेम वही चीज़ है, प्रूफ कर दोगे वो चीज़ सच है। आप लिखी हुई चीज़ को प्रूव ना कर पाओ, उसे सच ना माने कोर्ट। आपने क्या बात कर दी,
तो भैया जो चीज़ प्रूव कर दोगे वो सच है कोर्ट के अंदर, इसलिए ओरल राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ इतना है, राइटिंग थोड़ा सा अच्छा प्रूफ मान लिया जाता है, इजी टू प्रूव हो जाता है, ओरल को प्रूव करना मुश्किल है। क्या बात समझ में आती है? यस सर, हम इतने समझदार बच्चे हैं सर। अगला, मिनिमम 2 पर्सन्स। बच्चों ये तो इसके बारे में तो एक बात आप लिख ही दोगे, ठीक है ना। मिनिमम 2 पर्सन्स एंड मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम कैन बी 50, मैक्सिमम कैन बी 50। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट हो गया बच्चों, इट इज अ रिलेशन। डेफिनेशन लर्न कर लो, अपने आप लर्न हो गया, बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के ऊपर बच्चों एक बहुत बढ़िया बात सिखाने वाला हूं आपको, बहुत बढ़िया बात। लिखना, नोट लिखवा रहा हूं, उस नोट से आपको बात समझ आ जाएगी। नो पर्सन कैन claim to be a partner, no person can claim to be a partner unless he is sharing profits। क्या ये लाइन आपको समझ आती है जो मैंने लिखी है? कोई भी पर्सन क्लेम नहीं कर सकता, ये कह नहीं सकता कि मैं पार्टनर हूं अगर उसने क्या ना कर रखा हो, प्रॉफिट शेयर ना कर रखा हो। अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है तो ये नहीं कह सकता मैं पार्टनर हूं। क्या बात समझ में आती है? मतलब 3 लोग हैं पार्टनरशिप में और चौथा पर्सन कह रहा है सर मैं भी पार्टनर हूं, मैं भी पार्टनर हूं। कोर्ट जज साहब कह रहे हैं प्रूफ करो, क्या प्रॉफिट शेयर लेता है? वो कहता है नहीं। कहता है जब प्रॉफिट शेयर लेता ही नहीं तो तू पार्टनर कैसे हो ही नहीं सकता, भाग जाए यहाँ से। ये बात तो समझ आ गई सर कि प्रॉफिट शेयरिंग करना इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस। बच्चों लिखा हुआ ये, इट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी, कुछ बच्चों को प्राइमा फेसी वर्ड का ना मतलब समझ नहीं आता। आज आपको प्राइमा फेसी का मतलब एक बार में समझा दूंगा, आप समझ जाओगे। पहली नजर में, प्राइमा फेसी का मतलब होता है पहली नजर में। जब भी कोई पहली नजर से देखेगा तो वो यही मानेगा जिसने प्रॉफिट शेयर करा वो पार्टनर है। बट इस लाइन को कंप्लीट करने दो मुझे। ये बात तो बहुत ईजी थी समझनी कि सर पार्टनर बनने के लिए, पार्टनर क्लेम करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, बट एवरी प्रॉफिट शेयरिंग पर्सन इज नॉट अ पार्टनर। सर ये बात आपने क्या बोल दी? अब इसका मतलब कोई बताओ। क्या हो रहा है यार, इसमें इतनी दिक्कत आ रही है पूरी क्लास के चक्कर में। बट एवरी प्रॉफिट शेयरिंग पर्सन इज नॉट अ पार्टनर। सर हर प्रॉफिट शेयरिंग पर्सन पार्टनर नहीं होता। सर इसका मतलब समझाओ हमें, मतलब समझाओगे तभी हमें समझ आएगा। हाँ बच्चों, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक एग्जाम्पल बताया था अपने और अपने फ्रेंड का, और मैंने उसमें कहा था कि वो पार्टनर नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा हो उससे पार्टनर हो जाए? नो। आपको एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों। एक फर्म थी XYZ एंड कंपनी। XYZ कंपनी ने एक बहुत ही काबिल मैनेजर को हायर करा जिसका नाम था शर्मा जी। शर्मा जी बहुत ही काबिल मैनेजर थे, बिजनेस के मैनेजमेंट देखते थे। इनसे की मैनेजमेंट से खुश होकर XYZ कंपनी ने कहा आज से हम तुम्हें कंपनी का 2% प्रॉफिट हिस्सा भी देंगे। शर्मा जी बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, सैलरी भी मिलेगी और प्रॉफिट का हिस्सा भी। कैसा हो सकता है? यस, उनको प्रॉफिट का हिस्सा तो मिलेगा, बट क्या शर्मा जी पार्टनर कहलाए जा सकते हैं? क्या शर्मा जी पार्टनर कहलाए जा सकते हैं? आंसर इज नो। यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं। सर हर पर्सन को प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है टू बी एलिजिबल एज अ पार्टनर, बट
हर एक पर्सन जिसको हम प्रॉफिट बांट रहे हैं वो पार्टनर नहीं हो सकता, वो आउटसाइडर भी हो सकता है। इसलिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स प्राइमा फेसी एविडेंस तो है, हाँ ये तो कह सकते हैं कि सर हाँ ये प्रॉफिट ले रहा है तो पार्टनर होगा, हो सकता है, बट ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी, बट आपको आज मैं पढ़ा रहा हूँ। सर ये प्राइमा फेसी एविडेंस तो है, प्राइमा फेसी और कंक्लूसिव का मतलब क्या है? प्राइमा फेसी का मतलब पहली नज़र में तो ये माना जा सकता है कि ये पर्सन पार्टनर है अगर प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो, बट हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये पार्टनर है कि नहीं है। तो सर श्योरिटी से कहने के लिए क्या करना पड़ेगा बताता हूं, आगे चलो। सर अगर आप किसी को, एक सेकेंड रुको, आपने पहले ये बताओ, इतना नोट डाउन कर लिया? आपको 30 सेकेंड दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लो, ठीक है ना? आप ये सब चीज़ें एक बार नोट डाउन कर लो, फिर चलें आगे। 30 सेकेंड दे रहा हूँ, आप ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लो। आपको बताता हूँ, मैं फिर बताता हूँ, 2 पॉइंट बहुत ही सीधे। थर्ड पॉइंट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से मैंने आपको कुछ बातें बताई। मैंने कहा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स मिलते ही कोई पहली नज़र में बता देगा ये पार्टनर है, बट बता तो देगा पार्टनर है, बट मैंने आपको बताया आप कहोगे नहीं पार्टनर हो सकता है, होगा कि नहीं होगा वो भी 4th पॉइंट में समझाऊंगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में पार्टनरशिप का एविडेंस तो माना जा सकता है, बट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं, कंप्लीट एविडेंस नहीं। उसको कंप्लीट एविडेंस मतलब कंप्लीट एविडेंस की तरह पार्टनर मानने के लिए एक बात और पूरी करनी पड़ेगी, वो बात है आपका, आज ना ये पैनल थोड़ा सा हैंग कर रहा है बच्चों, लैपटॉप से भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, इसको ठीक करना पड़ेगा। सर फिर कंक्लूसिव एविडेंस क्या है बच्चों? कंक्लूसिव एविडेंस आपको पढ़ाया तो म्यूचुअल एजेंसी। क्या सर म्यूचुअल एजेंसी कंक्लूसिव एविडेंस है? यस, इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। देखना मैं क्या लिख रहा हूं वर्ड्स। अगर आपका पेपर फाउंडेशन का होता ना, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमा फेसी एविडेंस? सर प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग से ही पता लगाया जाता है कि पार्टनरशिप है कि नहीं। बट क्या हर प्रॉफिट शेयरिंग पर्सन पार्टनर है? नो। पर तो हर प्रॉफिट शेयरिंग पर्सन पार्टनर क्यों नहीं है? क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी भी जरूरी है। इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस फॉर डिटरमाइनिंग पार्टनरशिप। और आपको मैंने अभी ऊपर सिखाया कि म्यूचुअल एजेंसी होती क्या है। म्यूचुअल एजेंसी होती क्या है? सर म्यूचुअल एजेंसी के बारे में एक बात और लिखवा दो। हाँ, एक बात तो मैंने आपको लिखवा दी कि ये कंक्लूसिव एविडेंस है। सर एक बात इसके बारे में और लिखवा दो। हाँ, वो भी लिखवा देता हूँ, रुक जाओ, पहले मुझे ये सब चीज़ें हाईलाइट करने दो, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं समझ पाए ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बारे में लाइन में लिखवा देता हूँ। म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट कहता है एवरी पार्टनर is a agent as well as principal of firm and other partners। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ फर्म एंड अदर पार्टनर्स। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बात समझाई थी। एक पार्टनर जब काम कर रहा है तो वो खुद एजेंट, बाकी बचे पार्टनर्स और फर्म प्रिंसिपल। जब उसके लिए दूसरा पार्टनर या और फर्म काम कर रही है तो वो उसकी एजेंट और वो खुद प्रिंसिपल। इसी कॉन्सेप्ट को म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। और अगर कोर्ट में ये बात प्रूफ कर दे कोई पर्सन कि सर जब मैं काम करता था तो ये प्रिंसिपल थे, और जब ये काम करते थे ये मेरे एजेंट, तब मैं प्रिंसिपल था, ये एजेंट थे, इस रिलेशन को कोई प्रूफ कर देगा जब कोर्ट में, उस कॉन्सेप्ट को हम मानेंगे कि अब पार्टनरशिप है।
सर हम कैसे प्रूफ करेंगे? बच्चों ये काम प्रूफ करना कभी भी हमारा नहीं होता, इन्हीं कामों के लिए बने हैं लॉयर्स। लॉयर्स बताएंगे, वो प्रूफ करेंगे कोर्ट में हाउ टू डू दैट। उसी काम के लिए तो वो करोड़ों रुपए लेते हैं, ठीक है ना। प्रूफ करने का काम आपका नहीं है, आपका काम सिर्फ फैक्ट्स बताना है, ठीक है जी ना। कोर्ट में हम हियरिंग लड़ते हैं। तो ये 4 एसेंशियल्स हो गए, ठीक है ना, 4 एसेंशियल्स हो गए। ऊपर आप देखो तो मैंने आपको 5 एसेंशियल्स लिखवाए हैं, और 5 एसेंशियल 5th और की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। आज का लास्ट पॉइंट होगा वो। कल मैं इस पैनल की स्क्रॉल बार को ठीक करूँगा, दिक्कत आ रही है इसके अंदर, ठीक है। लास्ट पॉइंट पढ़ो बच्चों, ई। ऊपर ही मैंने वैसे तो इसके बारे में बता दिया, बिजनेस होना ज़रूरी है। देयर मस्ट बी अ बिजनेस। और ट्रेड। अच्छा, बिजनेस का मतलब याद रखना, बिजनेस का मतलब यहाँ सिर्फ बिजनेस नहीं, बिजनेस इंक्लूड्स किसी भी टाइप का ट्रेड, सेल परचेज, किसी भी टाइप की सर्विस भी। जैसे आप सीए की फर्म खोल लो, सीएस की फर्म खोल लो, सीएमए की फर्म खोल लो, वो भी बिजनेस माना जाएगा यहाँ पे। बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड और किसी भी टाइप की सर्विस। और रूल मैंने आपको बता ही दिया था इसके बारे में। दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखवाऊं, नो बिजनेस नो पार्टनरशिप। तो यहां तक बच्चों आज की क्लास हमारी होती है खत्म। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया लॉ बनता कैसे है, उसके बाद हमारे बिजनेस लॉ में जितने आपके पार्ट्स दिए हुए हैं, एक्ट्स दिए हुए हैं, वो सब। उसके बाद हमारी पार्टनरशिप का एक्ट स्टार्ट करा, पार्टनरशिप की एप्लीकेबिलिटी डेट, पार्टनरशिप का एप्लीकेबिलिटी टेरिटोरी, उसके बाद पार्टनरशिप की डेफिनेशन एंड असेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स फर्म नेम, और ये सब टॉपिक्स को हम खत्म करेंगे। आज की क्लास यहीं होती है खत्म। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।